Hello students, welcome to UPSC Vidyalaya. Myself Advocate Brendra Yadav and I welcome you all for today's discussion. Students, today we'll be starting with a very important topic in our UPSC CAPF examination. This portion is related with the paper 2 of the examination and today we'll be dealing with report writing. Student, आपको पता ही होगा UPSC CAPF के पेपर 2 में मेनली जो 140 मार्क्स है जो मैं पहले कवर करवा रहा हूँ, जिसमें ऐसे भी है, ऐसे है, आर्ग्यूमेंट है और रिपोर्ट्स है. तो मैंने ऐसे के लगभग 10 लेक्चर करवा दिए हैं, आर्ग्यूमेंट्स के 2-3 करा दिए हैं. आज रिपोर्ट शुरू कर रहा हूँ मैं. तो स्टूडेंट, ये रिपोर्ट पढ़ाने के बाद आपका 140 मार्क्स का लगभग सिलेबस मैंने रेडी करवा दिया. अब उसमें क्या क्या देखना जरूरी है, मैंने डिफरेंट थीम्स के एसेस करवा रहा हूं, आर्ग्यूमेंट्स मैंने शुरू कर दिया है, अब रिपोर्ट भी चालू हो रहा है. तो 140 मार्क्स तो कवर हो गया. आपको मैं अलग अलग थीम्स के ऐसे कैसे लिखना है, कैसे सोचना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कंक्लूजन कैसा दोगे, पॉइंट्स कैसे इकट्ठा करना है, ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है, वो सब मैं चीजें बता रहा हूँ. स्टूडेंट, ये सब कैसे टॉपिक्स होते हैं, आपको अगर ये 3 एरिया देखोगे 140 मार्क्स का, ऐसे आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट्स, तो जो करंट इवेंट्स में चल रहा होता है वहीं से आता है. तो अगर आपको ऐसे लिखना आ रहा है तो आर्ग्यूमेंट भी अच्छा लिख लोगे, ब्रेनस्टॉर्म कर लिख लोगे और रिपोर्ट्स भी आप अच्छा लिख लोगे, है ना. अब क्या है, करंट हैपनिंग्स जो भी है आपको पढ़ता रहना चाहिए, करंट इवेंट्स जो भी है उसको पढ़ते रहना चाहिए, पकड़ बना के रखते रहना चाहिए, है ना. तो आइए आज हम लोग रिपोर्ट राइटिंग शुरू करेंगे. शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट 10 मार्क्स का होगा. आपको 2 रिपोर्ट लिखना होता है, दोनों ही कंपलसरी होता है, उसमें ऑप्शंस नहीं होता है ना. और अगर आप सीएपीएफ का पेपर 2 का स्पेसिमेन कॉपी निकाल के देखोगे, स्पेसिमेन कॉपी निकाल के अगर आप देखोगे तो ऐसे के लिए रिपोर्ट के लिए आपको 2 पेज मिलेगा. एक रिपोर्ट लिखने के लिए 2 पेज, दैट इट इक्वल्स टू 200 वर्ड, मैक्सिमम 200 वर्ड्स में. हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि आपको जैसे हमारा टारगेट ये होना चाहिए, आपको जैसे मैंने बताया 10 मार्क का एक रिपोर्ट रहेगा, तो आपके पास लेस देन 10 मिनट्स होगा लिखने के लिए. एक रिपोर्ट लिखने के लिए लेस देन 10 मिनट्स होगा. तो आपको ये रिपोर्ट्स 150 वर्ड्स में ख़त्म करने का सोचना चाहिए, क्योंकि आपको पेपर भी कवर करना है, हर जगह मार्क्स लेना है, सिर्फ रिपोर्ट में मार्क्स थोड़ी लेना है, हर जगह मार्क्स लेना है. तो 150 वर्ड स्टूडेंट मैं बोलूँगा टारगेट आपको रखना चाहिए. तो ये था स्टूडेंट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग, है ना. पहले बहुत जनरली समझेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है स्टूडेंट्स, है ना. स्टूडेंट, बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग क्या है, कोई भी इंसिडेंट का, है ना, कोई भी इंसिडेंट होता है या इशू होता है. पहली बात तो इतना बता दूं आपको, रिपोर्ट राइटिंग 2 टाइप के होते हैं. एक होता है इशू बेस्ड रिपोर्ट्स, एक होता है इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्ट. ठीक है. तो इशू बेस्ड रिपोर्ट होता है ना, ये एक इवॉल्विंग इशू होता है. इशू का मतलब क्या है, एक समस्या है, अभी कुछ समस्याएं इवॉल्विंग होगी, वो एक लॉन्ग टाइम स्केल के ऊपर इवॉल्व होती रहती हैं. जैसे समझ के चलिए क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज एक इशू है, आज ह्यूमैनिटी क्लाइमेट चेंज से परेशान है. एयर पोल्यूशन है, इंडिया का एयर पोल्यूशन मान लीजिए, दिल्ली का एयर पोल्यूशन मान लीजिए, अभी आजादी के बाद से अब एयर पोल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है. आपको पता है स्टबल बर्निंग होती है हरियाणा पंजाब में, और ठंड होती है, तो ठंड होने की वजह से यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है, उसी टाइम में लोग परली जलाते हैं, जिसको स्टबल बर्निंग बोलते हैं, वो जलाते हैं. तो यहाँ पे आके सब एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है दिल्ली के अंदर आके. तो एक इशू है एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, या फिर क्लाइमेट चेंज एक इशू है. तो अगर वैसे इशू के ऊपर अगर आप लिख रहे हो जो एक इवॉल्विंग नेचर है, इवॉल्व हो रहा है, बहुत लंबा टाइम स्केल है उसका, ऐसे रिपोर्ट अगर आएगा टॉपिक में, जैसे मैंने बताया एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, है ना, स्टबल बर्निंग इन पंजाब एंड हरियाणा, ये एक टॉपिक है रिपोर्ट. या फिर the effects of climate change on glacier of the Himalayas, ऐसे भी कहा सकता है. इशू है, अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बदलाव आ रहा है, ये भी हो सकता है.
इंसिडेंट बेस्ड क्या है? इंसिडेंट क्या है कि वो इफेक्ट में आ चुका है। जैसे मान लीजिए ट्रेन एक्सीडेंट कहीं हो गया, बालासुरे में ट्रेन एक्सीडेंट होता है, उसका आप एग्जांपल ले लो। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है ना, अल्कोहल बैन मान लो आप, अल्कोहल बैन है ना इन बिहार, ये मान लेते हैं, इस पे हो गया है ना। या फिर आप मान लीजिए द रिसेंट शंघाई कॉपरेशन मीट इन पाकिस्तान, ये भी एक रिपोर्ट हो सकता है, इस पे रिपोर्ट लिखो आप। जो शंघाई में अभी शंघाई कॉपरेशन का जो मीट हुआ है पाकिस्तान में, उसके ऊपर आप लिखिए रिपोर्ट। तो ये क्या है? इंसिडेंट है, एक इंसिडेंट के ऊपर लिखना है आपको। इशू में क्या है? इवॉल्विंग नेचर है, बड़ा टाइम फ्रेम है, इवॉल्व हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इशू बेस्ड। इशू में क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया, जैसे क्लाइमेट चेंज है ना, एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, स्टबल बर्निंग इन हरियाणा, इस तरीके के टॉपिक्स, इसको आपको स्टबल बर्निंग इन हरियाणा, इन पंजाब लिख लो आप। चलो, तो ये हो गया इशू बेस्ड। एक इंसिडेंट बेस्ड, दो टाइप का रिपोर्ट होता है, ये हमने समझ लिया। अब आते हैं, जैसे मैंने बताया 20 मार्क्स का आएगा, दो टॉपिक लिखना होगा, टोटल 20 मार्क्स का रहेगा, लेस देन 20 मिनट्स रहेगा दो टॉपिक लिखने के लिए। तो ये हमने समझा दो टाइप के इशू और एक इंसिडेंट। अब आते हैं जनरल फ्रेमवर्क क्या होगा। एक्चुअली इससे पहले एक बार देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ये हमने समझ लिया रिपोर्ट के टाइप्स देख लिए हमने पहले। एक उसके अलावा अब ये देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअली रिपोर्ट होता क्या है। सबसे पहली बात, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, डेटा, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फैक्ट्स। नरेशन भी हो सकता है, नरेशन ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट व्यूज या फिर ओपिनियंस, ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जैसे मैंने बताया कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फैक्ट्स, नरेशन ऑफ द इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको नरेट करना। एक्सपर्ट व्यू, कोई भी डाटा एंड रिपोर्ट हो सकता है, एक्सपर्ट डाटा रिपोर्ट्स भी हो सकता है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट्स भी हो सकता है, उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका हो सकता है मेजर्स, जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसके अंदर से डिराइव करके क्या सजेशंस या फिर मेजर्स आप सजेस्ट करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है ना। कोई ऑफिशियल्स जो हैं, ऑफिशियल्स बोलो आप, पॉलिटिशियंस बोलो आप, उनके भी व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक रिपोर्ट में ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखाना होता है। पहली बात है कि स्टूडेंट, ये जो भी होता है ना, ये रिलायबल सोर्सेस का होना चाहिए, रिलायबल सोर्सेस। इसका ब्रॉडर फ्रेमवर्क ये होता है कि ये रिलायबल सोर्सेस से होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फैक्ट्स, ठीक है, नरेशन ऑफ द इंसिडेंट, ये भी हो सकता है रिपोर्ट के अंदर। नरेशन, आप नरेट कर रहे हो, पहले ये हुआ, बाद में वो हुआ, बाद में ये हुआ, इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्ट में। एक्सपर्ट व्यू, ओपिनियन और कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स है, उसको भी आप बता सकते हो। उसके बाद कोई मेजर्स हो कि क्या मेजर्स लेना चाहिए, कुछ सजेशंस हो आपके हो, वो भी आप बता सकते हो। एक एनालिसिस कर सकते हो, एक सिचुएशन का एनालिसिस भी कर सकते हो अपने रिपोर्ट के अंदर, वो भी हो सकता है। उसके बाद ऑफिशियल्स, पोजीशंस, पॉलिटिशियंस, उनके व्यू पॉइंट्स। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक भी हो सकता है इसके अंदर, पब्लिक ओपिनियन भी हो सकता है, पब्लिक व्यू पॉइंट्स भी हो सकता है।
तो स्टूडेंट्स एक रिपोर्ट होता क्या है, रिपोर्ट यही होता है जो मैंने यहाँ पे आउटलाइन किया है, यही होता है। डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स, इसका कलेक्शन हो सकता है, नरेशन ऑफ द इंसिडेंट हो सकता है रिपोर्ट के अंदर, एक्सपर्ट व्यू ओपिनियन हो सकता है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है वो हो सकता है, मेजर्स क्या लेना चाहिए वो हो सकता है, सजेशंस हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ उसका एनालिसिस भी हो सकता है, और फाइनली पॉलिटिशियंस, ऑफिशियल्स, पब्लिक का ओपिनियन, व्यू पॉइंट्स हो सकता है ना। ये सब होता है स्टूडेंट्स रिपोर्ट के अंदर, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें होना चाहिए। आपको अगर रिपोर्ट लिख रहे हो तो ऐसे पॉइंट्स आपको निकाल के अपना रिपोर्ट लिखना चाहिए। मैंने अभी यहां पे क्लियर है मेरे ख्याल में, रिपोर्ट राइटिंग में कौन से दो मेन टाइप्स होते हैं, इशू बेस्ड रिपोर्ट क्या होता है, इवॉल्विंग होता है, इंसिडेंट क्या हो चुका है, अल्कोहल बैन, ट्रेन एक्सीडेंट, शंघाई कोऑपरेशन मीटिंग इन पाकिस्तान। इशू बेस्ड में क्या है, क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, इवॉल्विंग है, इवॉल्व हो रहा है और भी होगा, पहले कम था अब ज्यादा हो रहा है, फिर आगे और बढ़ेगा, वो चीजें रिपोर्ट आप लिखते हो वो होता है इशू बेस्ड। रिलायबल सोर्सेस होना चाहिए, फैक्ट्स, डाटा, फिगर्स, नरेशन ऑफ द इंसिडेंट, एक्सपर्ट व्यू ओपिनियन और रिपोर्ट्स का कोटेशन आप कर सकते हो, मेजर, सजेशन, एनालिसिस कर सकते हो, ऑफिशियल, पॉलिटिशियन, पब्लिक का व्यू पॉइंट्स लिख सकते हो। ये हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक ब्रॉडली समझने की कोशिश की रिपोर्ट्स में क्या क्या होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर रिपोर्ट्स में स्ट्रक्चर कैसा रखना है हमें, रिपोर्ट्स में स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं एसएस में बताता हूं मैं हमेशा आपको, पहला आपका होगा इंट्रो। पहले एक काम करते हैं, जो भी रिपोर्ट्स का टॉपिक आता है समझ लेते हैं आप। मान लीजिए ये आपका हो गया इशू बेस्ड, इशू बेस्ड हो गया, ये इंसिडेंट बेस्ड हो गया है, रिपोर्ट टाइप्स है ना, टाइप्स हो गया। अभी आपको इसे मैंने बताया स्पेसिमेन कॉपी में 2 पेज दिया होगा, 2 पेज इक्वल्स टू 200 वर्ड मैक्स, पर हम लोगों को 150 वर्ड्स में ही खत्म करना है, 150 वर्ड्स। 150 वर्ड्स मान लीजिए 30-40 वर्ड्स का अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो 150 में कितना हुआ, 4 से 5 पैराग्राफ ही लिखना होगा, 4 to 5 पैराग्राफ से लिखना होगा। तो कोई भी आप रिपोर्ट शुरू करते हो, इशू बेस्ड है या इंसिडेंट बेस्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी टॉपिक आया वो टॉपिक को लिखना। समझ लीजिए आपने टॉपिक लिख दिया, टॉपिक के बाद आपको अपना नाम लिखना नहीं है, XYZ है ना, डेट एंड प्लेस, ये आपने लिखा, रिपोर्ट आपका शुरू। रिपोर्ट चालू करने से पहले स्टूडेंट्स पहले क्या आएगा, इंट्रो। जैसे मैंने बताया 4 to 4 आपको 150 वर्ड में लिखना है मैक्सिमम। तो आप मान लीजिए 40 वर्ड्स का पैराग्राफ आप लिख रहे हो या 30 वर्ड्स का लिख रहे हो, तो मैक्सिमम 5 पैराग्राफ लिख पाओगे, मैक्सिमम 5। तो आपने इंट्रो कर दिया। इसमें भी यही होता है स्टूडेंट, पहले रिपोर्ट्स में भी यही होता है। जैसे मैंने बताया टॉपिक आपने लिखा, XYZ, डेट एंड प्लेस आपने लिखा, आपका रिपोर्ट शुरू। पहले आप क्या करोगे, पहला जो 5 पैराग्राफ लिखना है तो पहले आप इंट्रो लिखोगे। इंट्रो आपको शॉर्ट रखना है, प्रिसाइज रखना है। मान लेते हैं 20 to 25 वर्ड्स में आपने इंट्रो कर दिया। उसके बाद पैरा 1, सेकेंड पैरा, थर्ड पैरा, और लास्ट में कंक्लूजन। तो देखिए आपने इंट्रो लिखा 20 से 25 वर्ड में, उतने में ही कंक्लूजन करना है आपको 25 वर्ड्स में। तो ये कितना हो गया, 50 वर्ड हो गया। 50 वर्ड आपने यहाँ लिख दिया इंट्रो और कंक्लूजन में। तो ये जो 3 पोर्शन है आपको, ये आपको मैक्सिमम 120 वर्ड्स में लिख देना है, मतलब 40 वर्ड्स में एक पैराग्राफ। ये मैंने आपको एक जनरल फ्रेमवर्क दिया, यही चीज यहां पे भी फॉलो होगा। ये 2 टाइप्स की रिपोर्ट जरूर है पर फ्रेमवर्क यही रहेगा। फ्रेमवर्क ये रहेगा, टॉपिक का नाम आपने लिखा, XYZ, डेट, प्लेस, आपने शुरू किया अपने इंट्रो से 20-25 वर्ड्स में, उतने ही वर्ड्स में आपने कंक्लूजन किया। स्टूडेंट आपके ना रिपोर्ट्स में इंट्रो कंक्लूजन दिखना चाहिए अलग से। फ्रेमवर्क फॉलो करना ही करना है। फ्रेमवर्क फॉलो करोगे मार्क्स अच्छा मिलेगा, देखने में भी रिपोर्ट अच्छा लगेगा। तो आप इंट्रो करो 20 से 25 वर्ड में, कंक्लूजन भी 20 से 25 वर्ड्स में कंप्लीट करो, और 3 पैराग्राफ आपको लिखना है।
अब जो 3 पैराग्राफ है वो कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा, इशू बेस्ड में और इंसिडेंट बेस्ड में। मान लेते हैं एक इशू है, मान लीजिए आप इशू है क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स ऑन हिमालयन इकोसिस्टम, यही इशू बेस्ड पे टॉपिक है ना। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हिमालयन इकोसिस्टम। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हिमालयन इकोसिस्टम। तो आपको पहले इंट्रो करना पड़ेगा, तो इंट्रो आपको 20-25 वर्ड में करना चाहिए। आपको कैसे करोगे वो आप 20-25 वर्ड में? आपको ये बताना चाहिए जो लेटली क्लाइमेट चेंज होने की वजह से GLOF ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो रहा है, सिक्किम में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, और भी एरियाज प्रोन हैं GLOF से, तो वो बता के आप इंट्रो करके शुरू कर सकते हो। तो ये आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट है वो इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज का असर हिमालयन इकोसिस्टम के ऊपर मैसिव दिखाई दे रहा है, ये आपने बता दिया। अब आपको क्या करना चाहिए, पैराग्राफ 1 में डाटा और फैक्ट्स या फिर रिपोर्ट्स लाके बताना चाहिए। क्यों डाटा फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स लाना पड़ेगा स्टूडेंट? मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिपोर्ट होता क्या है, डाटा फैक्ट का कलेक्शन ही होता है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताना सीख रहा हूं कि रिपोर्ट बनाओ कैसे, स्ट्रक्चर कैसा बनाओ। आप पहले आप इंट्रो करो, इंट्रो में आप बताओ GLOFs के बारे में, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट जो हिमालयन इकोसिस्टम में बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, आप उसको बता के 20-25 वर्ड में इंट्रो कर सकते हो। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हिमालयन इकोसिस्टम, तो आपको बताना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज होने से हिमालयन वार्म हो रहा है, हिमालयन इकोसिस्टम गर्म हो रहा है और उससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो रहा है। यह बताता है कि हिमालयन इकोसिस्टम पे मैसिव असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। फिर आपको उसके रिलेटेड बताना चाहिए क्या डाटा, क्या फैक्ट्स, क्या किसी कमिटी की रिपोर्ट है, उसको आपको दिखा के अपने पॉइंट को और ऑथेंटिक बनाना चाहिए। इशू बेस्ड में स्टूडेंट क्या होता है ना, इशू बेस्ड में हमेशा हमें बढ़िया रिपोर्ट्स, डाटा होना चाहिए अपने पास बताने के लिए। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते होगे तो GLOF के बारे में काफी सारा डाटा है, लगभग 1500 साइट ऐसी हैं हिमालयन इकोसिस्टम में जो GLOF प्रोन है, और गवर्नमेंट ने वो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट है वहां पहुंचने का, तो गवर्नमेंट ने सैटेलाइट से मैपिंग किया। अभी तक फिजिकली लोग मैप करने गए भी नहीं है, अभी तक मुश्किल से 50 साइट भी नहीं है जहां पे लोग जाके पर्सनल विजिट कर चुके हैं अभी तक। तो आपको वैसे डाटा एंड फैक्ट्स बताना चाहिए कि अभी भी जो GLOF है हिमालयन में इकोसिस्टम में, उसका सर्वे भी नहीं किया पा रहे हैं, और भी तमाम चीजें आपको देखिए। एक तो ये हो गया GLOF का ही है, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हिमालयन इकोसिस्टम, ये तो एक हो गया। तो आपको मल्टीपल चीजें ला के बताना चाहिए क्लाइमेट चेंज से। GLOF एक प्रॉब्लम है, उसके अलावा हिमालयन इकोसिस्टम चेंज हो रहा है तो वहां का वाइल्ड लाइफ, एनिमल लाइफ, सब पे हार्म पहुंचेगा। वहां जो लोग रह रहे हैं उन पे भी हार्म पहुंचेगा, वहां डेवलपमेंट भी जा रहा है और साथ में क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका और असर पड़ेगा। वो एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, हिमालयन इकोसिस्टम क्या हिली इकोसिस्टम है, एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। उसमें अगर मैसिव चेंजेस आएगा तो जो वहां पे लोग रह रहे हैं उन पे भी उसका असर पड़ेगा, वहां से भी आउट माइग्रेशन चालू होगा, वहां पे भी नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ती ही जाएंगी, तो उससे मल्टीपल चीजें प्रॉब्लम आएंगी। तो वो सारा प्रॉब्लम आपको डाटा एंड फैक्ट्स के साथ दिखाना चाहिए, इससे आपका रिपोर्ट और ऑथेंटिक लगेगा। उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करना चाहिए, सजेशंस ऑफर करना चाहिए, मेजर्स ऑफर करना चाहिए, सॉल्यूशंस ऑफर करना चाहिए। आपको आने वाले 2 पैराग्राफ के अंदर एनालिसिस करना चाहिए उस सिचुएशन का, सजेशंस, मेजर्स एंड सॉल्यूशंस ऑफर करना चाहिए, और किसी स्टेट ने कुछ बढ़िया स्टेप, जो गवर्नमेंट ने जो कुछ स्टेप्स लिया रहेगा उसको भी ये 2 पैराग्राफ के अंदर बताना चाहिए। और फाइनली
कंक्लूड करना चाहिए। कंक्लूड में आपको मैं हमेशा बोलता हूं एक व्यू लेना है, आपको एक अप्रोच लेना है। देखिए इवॉल्विंग इशू है तो एक स्टेप लेने से तो सॉल्व नहीं होगा ना, हमें एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा, लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भैया क्लाइमेट चेंज हो तो इंडिया के करने से ही हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड का कॉपरेशन लगेगा, गवर्नमेंट को एफर्ट लेना पड़ेंगे, लोगों को साथ में लाकर कराना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सरकार अकेले कर लेगी, एनजीओ का यूज करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। तो आप जैसे प्रॉब्लम देखो ना तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है क्या, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे गवर्नमेंट इसको सॉल्व कर पाएगी। आपको भी गवर्नमेंट का लिमिटेशन पता होना चाहिए, वहाँ का ज्योग्राफी पता होना चाहिए, वहाँ का डेमोग्राफी पता होना चाहिए, वहाँ कौन लोग रह रहे हैं, किस हालत में रहे वो भी पता होना चाहिए, तभी तो आप एक बढ़िया सोल्यूशन ऑफर कर पाओगे। तो स्टूडेंट उसके बाद आपको अप्रोच लेना चाहिए, रिफॉर्मेटिव अप्रोच होना चाहिए। आपके अपने सजेशंस हो सकते हैं, आपके अपने व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, किसी कोई बढ़िया कमेटी की कुछ फाइंडिंग्स आई हैं वो ऑब्जर्वेशन हो सकता है आपके कंक्लूजन में, है ना। तो आपको एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, एक फॉरवर्ड लुकिंग आपको या फिर रिफॉर्मेटिव अप्रोच लेके कंक्लूड करना पड़ेगा अपना। आपको बोलना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ हिमालय की प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह की प्रॉब्लम है, तो इस पर कंसेंसस करना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करना पड़ेगा, है ना। पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सारे स्टेक होल्डर को साथ मिला के नेशनल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनली हर जगह मिलके, एनजीओज हो गए, पब्लिक हो गया, सिविल सोसाइटीज हो गई, है ना, उसमें अवेयरनेस फैला के लोगों को इकट्ठा करके अच्छे पॉलिसीज बना के उसको जमीन पर उतारना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व इंडिया कर पाएगा अच्छे से। ऐसा बता के आपको अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए। अगर ये स्टूडेंट समझ लीजिए, तो मैंने बताया आपको इशू बेट, अगर यही इंसिडेंट बेस्ड होता तो क्या करते आप। मान लीजिए आपने टॉपिक लिख दिया, टॉपिक आपने लिखा XYZ प्लेस एंड डेट, ठीक है, ये आपने लिखा, यहां पे भी आपने इंट्रो कर दिया। चलिए मान लेते हैं यहां पे हमारा टॉपिक है कि रेलवे एक्सीडेंट्स ऑन द राइज, रेलवे एक्सीडेंट्स ऑन द राइज, ये टॉपिक है। तो आप देख सकते हो ये भी एक, या फिर अभी इसको ऐसा नहीं लिखते हुए ऑन रेलवे एक्सीडेंट ऑन द राइज देखोगे तो आप इवॉल्विंग हो जाता है, या ये थोड़ा इवॉल्विंग, ये भी थोड़ा इशू हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, इसको लिख देते हैं, ये टॉपिक को चेंज कर देते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट इन बालासोर, रेलवे एक्सीडेंट लिख लीजिए, रेलवे एक्सीडेंट इन बालासोर, ये एक टॉपिक है मान लो आप। या तो आप मान लो अल्कोहल बैन इन बिहार, ठीक है, ये टॉपिक मान लेते हैं, अल्कोहल बैन इन बिहार, ये टॉपिक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंट्रो, इंट्रो आपको करना पड़ेगा। कितने वर्ड में करोगे आप, मैंने बताया 20 to 25 वर्ड्स। तो आपको बताना चाहिए इसके अंदर क्या लिखोगे आप, इंसिडेंट रिपोर्ट है स्टूडेंट, इंसिडेंट बेस्ड है। तो आप क्या करोगे, आप बताओगे कि फीमेल वोटर्स का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और वो रिफ्लेक्शन पॉलिटिक्स में भी देखी गई बिहार में, जहां पे औरतों के डिमांड पे अल्कोहल बैन, बिहार में अल्कोहल बैन कर दिया गया, ये घोषणा आप ऐसा करके आप अपना इंट्रोडक्शन 20 से 25 वर्ड्स में कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो अल्कोहल बैन जो बिहार में हुआ था, इसके पीछे मेनली फीमेल्स का डिमांड था, बैन का फीमेल का वोटर्स का डिमांड आता था। तो वो लाइन आप निकाल के बोल सकते हो 20-25 वर्ड में कि बिहार गवर्नमेंट ने फीमेल वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है ऐसा फीमेल्स का, आपको पता होगा बिहार में लोग माइग्रेंट्स हैं, तो मेल्स तो सब घर से बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, औरतें ही घर पे रहती हैं, तो वही तो वोट कर रही हैं वहाँ पे। वो माइग्रेंट लेबर जो पति है वो थोड़ी कर पाएगा, फीमेल ही तो करने जाएगी। तो उन्होंने ही लगाया है ये कि भैया बैन करो इसको, आप घर पे परेशान, जिनका जो घर पे ड्रिंक करके आ रहे हो परेशान तो कर रहे होंगे घर वालों को, तो ये फीमेल वोटर्स के पार्टिसिपेशन से हो पाया। तो आपको ये बताना चाहिए कि बिहार में लिटली जो अल्कोहल बैन था उसमें फीमेल वोटर्स का मेजर पार्टिसिपेशन था, उनके तरफ से डिमांड था, जिसकी वजह से अल्कोहल बैन सक्सेसफुली कर दिया गया बिहार में। आपने ऐसे इंट्रोडक्शन कर दिया। फिर आप लिखिए, आपको बताया 3 पैराग्राफ होता है, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ डाटा, फिगर्स एंड फैक्ट्स बताना चाहिए इसके बारे में, है ना। यहां पे आपको डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहिए। आपको बताना चाहिए डाटा, फैक्ट्स
रिपोर्ट्स बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि शराब पीने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, समाज में कितने क्या प्रॉब्लम आया, मतलब उसमें आपको डाटा ये बताना चाहिए कि भैया स्टेट का रेवेन्यू क्या था, कितना पैसा स्टेट इसे जनरेट कर रहा था, इसको पीने से कितने लोगों का हेल्थ खराब हो रहा था, साइकोलॉजिकल असर क्या हो रहा था। पहले आपको उसके बारे में डाटा एंड फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स बताना चाहिए। फिर आपको बताना चाहिए इसको लाने से क्या अच्छा क्या नेगेटिव हो सकता है, ये बताना चाहिए, है ना। क्या अच्छा क्या बुरा और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसको लाने में, आपको अच्छा क्या होगा बुरा क्या होगा क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। देखिए अच्छा क्या होगा, बैन करने से डेफिनेटली लोगों में डिसिप्लिन आएगा। जब दारू बंद होगा तो जो पैसा दारू में जा रहा था, एक तो पहले ये जो बुरी आदत है वो खत्म होगी, है ना, वो पैसा कहीं अच्छे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में लगेगा, लोगों का फायदा होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे नेगेटिव में चैलेंजेस क्या होगा, समझिए अभी दारू जो लोग पी रहे हैं अचानक से बंद हो गया, तो उनको तो दारू पीने की आदत पड़ी हुई है, तो यहां नहीं मिल रहा है तो कोई और सस्ता नशा लोग करने लग जाएंगे, नकली जो ठेकों पे दारू बनती है वही पीने लग जाएंगे, वो कई बार जहरीली भी होती है, पी के मर भी जाते हैं लोग, है ना। बैन करने से सरकार का रेवेन्यू भी फॉल होगा, सरकार दारू पे अच्छा खासा टैक्स लेती है वो भी फॉल होगा, उसमें भी कमी आएगी। जैसे फिर मैंने आपको बताया कि अगर बैन आप कर देते हो तो लोग अलग नशे की तरफ बढ़ते हैं, अलग हार्मफुल नशे की तरफ भी बढ़ते हैं लोग, उसका भी असर पड़ेगा, साइकोलॉजिकली भी असर आएगा, पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव भी आएगा और कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। लोग क्या करेंगे, बिहार में बंद है पर यूपी में बंद तो नहीं है ना, तो यूपी के बॉर्डर से जाके दारू खरीद के इलीगली सप्लाई करने लग जाएंगे। पहले लोग 100 में पी रहे थे, अब 200 का पीना पड़ेगा लोगों को, इलीगल आएगा तो पीते तो रहेंगे ना। नेपाल में लोग जाके पी के आएंगे, नेपाल में चले जाएंगे पीने के लिए लोग, वहां से इलीगल सप्लाई आना चालू हो जाएगा, तो ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू होगा। तो टैक्स आ रहा है, कल टैक्स भी बंद हो जाएगा, है ना। तो आपको हर व्यू पॉइंट से हर एंगल से देखना है, चैलेंजेस भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद हमारे देश में फंडामेंटल अधिकार भी तो है, फंडामेंटल राइट्स भी तो है, लोग क्या खाना पीना चाहते हैं, हर चीज तो गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर सकती ना, तो कुछ लोग उसके लिए भी चैलेंज कर जाएंगे। कुछ लोगों का ऑक्यूपेशन होगा दारू बेचना, वो बोलेंगे भाई मेरा राइट टू लाइवलीहुड है, आपने बंद कर दिया तो मैं अभी कौन सा काम करूंगा, तो वो भी चैलेंज होगा। तो आपको डाटा फैक्ट्स रिपोर्ट्स बताना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव चैलेंजेस बताना चाहिए, अपने सजेशंस ऑफर करने चाहिए, और फाइनली आपको एक अप्रोच लेना चाहिए कंक्लूजन के अंदर। कंक्लूजन में कैसा अप्रोच लेंगे, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, देखिए अच्छा स्टेप है, बंद किया है, पर बंद करने के साथ साथ एक ब्रॉडरली आप क्या अपने व्यू पॉइंट ऑफर करना चाहेंगे ऐसे मुद्दों के ऊपर, है ना। सिर्फ ये नहीं है कि बैन कर दे तो सब सही हो जाएगा, उसके बाद ग्राउंड पे उसकी इंप्लीमेंटेशन भी अगर अच्छे से होगी, सिविल सोसाइटीज हो गया, एनजीओज हो गया, उनका भी हेल्प लेना पड़ेगा। लोग जो एडिक्शन में थे उनको बाहर निकालने के लिए धीरे धीरे डी एडिक्शन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, अच्छी चीजों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और यंगस्टर्स भी उसके अंदर ना जाएं, पहले ही जो यंगस्टर्स जो घुस रहे वहीं उनको रोकना पड़ेगा। तो एजुकेशन अच्छा करना पड़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेगा, पे खेलने कूदने के ग्राउंड स्पोर्ट्स जैसे कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि लोग ये सब चीजों पर ध्यान लगा के स्पोर्ट्स खेलें, कुछ अच्छी जगह पे दिमाग लगाएं। तो ऐसा कुछ कंस्ट्रक्टिव आपको कंक्लूजन में एक रिफॉर्मेटिव अच्छा कुछ निकाल के आपको बताना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा, और देखिए स्टूडेंट क्या है ना, इशू बेस्ड में आपको मेनली यहाँ के जो इशू बेस्ड होता है ना, यहाँ पे जो रिपोर्ट होते हैं, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट आपको कोट करते रहना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। पर इशू बेस्ड में ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इशू बेस्ड कैसा है, एक इवॉल्विंग इशू है, तो अपने रिपोर्ट को ऑथेंटिक बनाने के लिए आपको रिपोर्ट्स यहाँ ज्यादा दिखाना चाहिए। और इंसिडेंट में आपको पता है जो डाटा एंड फैक्ट्स आया है उस इंसिडेंट के आसपास में वो डाल के दिखाना चाहिए। और लास्ट में स्टूडेंट कंक्लूजन करने के बाद दोनों ही रिपोर्ट के टाइप्स में आपको कुछ सोर्सेस कोट करना चाहिए। सोर्सेस, नाउ दिस सोर्सेस कैन बी एनीथिंग,
सम गवर्नमेंट रेफरेंस वेबसाइट्स, कुछ न्यूज़पेपर, कई आपको जब आप वो सोर्सेज कोट करोगे तो आपको कंक्लूजन के नीचे 2 सोर्सेज बता देना चाहिए कि भैया मैंने PIB फॉलो किया था, गवर्नमेंट की वेबसाइट फॉलो की थी, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट फॉलो की है और वहां से मैंने डाटा फैक्ट्स लगाया है। कई बार वो लोग चेक भी करते हैं, तो झूठ नहीं लगाना है ना। समझिए आपने लिखा और आपने डाल दिया कि मैंने ये फैक्ट्स वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से निकाली हो, एग्जामिनर को लगा भाई मुझे एक बार देख लेना चाहिए, और उसने खोल के सच में देखा और कहा ऐसा कुछ तो है ही नहीं, तो दिक्कत में आ सकते हो। तो झूठ नहीं बोलना है, जो आप कोट कर रहे हो रिलायबल थोड़ा होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर कोट करिए, क्या दिक्कत है ना। गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो आपने पढ़ा है उसको कोट करिए, अच्छी बात है, उससे अपना रिपोर्ट और ऑथेंटिक लगता है ना। समझिए एग्जामिनर ने सच में खोल कर देखा और देखा कि हाँ सच में बच्चे ने यहां से ही कोट किया है, तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आपको मार्क्स मिलेगा। तो स्टूडेंट ये था बेसिक, एक जनरल आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग दिया रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, क्या उसका वेटेज है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कैसा एग्जाम में कितना पेज मिलेगा, कैसा लिखना है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या एक जनरल फ्रेमवर्क होता है, क्या क्या चीज़ें हमें लगा के बताना चाहिए। स्टूडेंट्स आज मैंने आपको ये लेक्चर में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब आगे यहाँ से रिपोर्ट में मैं इश्यू या फिर इंसिडेंट से एक एक टॉपिक ला के हर लेक्चर में डिस्कस करूंगा। यहाँ से मेरे ख्याल में आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको मैंने रिपोर्ट्स का दे दिया है। आगे अगले लेक्चर में हम लोग टॉपिक्स लाके, इशू इंसिडेंट बेस्ड टॉपिक्स लाके एक एक ऐसे रिपोर्ट्स यहां कैसे लिखना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट।